सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तो अब तक हमने 9 भाग पढ़ लिए हैं, आज 10वां भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए बिना किसी विलंब के। तो ये आज का सूत्र है झलाम जस झसी। इस सूत्र में 3 पद हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो हमने ये बताया था आचार्य पाणिनि के सूत्रों को समझने की एक ट्रिक है, और वह ट्रिक अगर हम समझ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सूत्र बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? हमने ये बताया था कि जो षष्ठी विभक्ति वाला पद होगा, षष्ठ्यंत पद होगा, वो स्थानीय होगा, और प्रथमा विभक्ति वाला आदेश होगा, और सप्तमी विभक्ति वाला पर में होगा। यानी उसके सप्तमी विभक्ति वाले वर्ण के या अच के पूर्व में विधीयमान कार्य होगा। तो झलाम में षष्ठी है, यानी ये स्थानीय है। जस प्रथमा का है, प्रथमा वाला आदेश होता है, यानी झल के स्थान पर जस होगा। कब? झसी। झस प्रत्याहार का वर्ण पर में हो, तो क्योंकि झस में सप्तमी है ना, तो पर में हो ऐसा कहा हमने। और स्थानीय क्या है? तो इतना तो मुझे लगता है आप लोग समझते हैं ना, जिसके स्थान पर कोई चीज़ आदेश हो। जैसे एक कुर्सी है, आप उस पर बैठे हैं, अब कोई आ गया तो आप उठते हैं और वो बैठता है, तो आप स्थानीय हैं, आपके स्थान पर बैठने वाला आदेश है। और कहा भी गया है कि शत्रुवत आदेश शत्रुवत होते हैं, क्योंकि ये किसी को हटा के रिप्लेस करके उसके स्थान पर बैठते हैं। मित्रवत आगमा, और आगम जो होते हैं वो मित्रवत होते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। जब झल क्या है? देखिए, झल क्या है, जस क्या है, झस क्या है, चर क्या है, खर क्या है, ये प्रत्याहार हमें आने चाहिए। इनके अंतर्गत जो भी जितने भी वर्ड आते वो आने चाहिए। इनके आने से व्याकरण बड़ी आसानी से हमारी समझ में आती, खास करके संधि और संधियों में व्यंजन संधि। तो संधियों को समझने के लिए, व्याकरण को पूरी समझने के लिए ये समझ लीजिए कि ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मान लीजिए आप गणित पढ़ने जा रहे हैं और आपको अगर गिनती पहाड़ा नहीं आता है तो आप सवाल कैसे लगाएंगे? तो समझ लीजिए कि ये जो खर, चल और स्वर, व्यंजन, ये सब क्या हैं? ये सब गिनती पहाड़ा समझ लीजिए कि जैसे बिना गिनती पहाड़ा के हम सवाल नहीं लगा सकते, वैसे ही इन स्वर, व्यंजन, जस, चर, खल, खर, ये सब बिना हम समझे हम संधि, समास और ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, और गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जब झल अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर कोई व्यंजन के उपरांत झस अर्थात किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस अर्थात अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिणत हो जाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है यह सूत्र? झल में वह वर्ण आते हैं, अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर सारे वर्ण आते हैं। सबसे पहले ये जान लें, झल में अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर सभी वर्ण आते हैं। और जस में कौन से वर्ण आते हैं? जस में प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आता है। और ये जो सूत्र में झस आया है, झस में कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है। अब अगर इतनी बातें आती हैं तो हमें झलाम जस झस समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी, और हम संधि पहचान लेंगे, सूत्र पहचान लेंगे, और अगर पद आता है, संधि पूछी जाती तो हम उसमें सूत्र भी बता ले जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। और एक लाइन ये लिखी है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, यह संधि प्रायः अपदांत वर्णों में चरितार्थ होती है। अपदांत में झलाम जस झस सूत्र जो है
कैसे वर्णों में संधि करता है? अपदांत वर्णों में। तो जब हम उदाहरण देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी समझ में आएगा ना। देखिए पद है वृद्ध धन धा। तो हमने जो सूत्र बताया झलाम जस झस, तो इस उदाहरण में चरितार्थ हो रहा। ये जो धा है ये झल है, वृद्ध का धा झल है। क्यों? क्योंकि झल में अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है। और यह जो बाद वाला धा है तो ये भी झल, लेकिन झस भी है। तो अब हमें झल के बाद झस मिल गया, इसलिए जस आदेश हो जाएगा। तो वृद्ध धन धाह बना वृद्धः ना। और ये जो धा के स्थान पर, इस धा के स्थान पर ये जो दा आया है ये दा जस है। यही तो सूत्र में लिखा झलाम जस झस ना। झल को जस हो जाता है झस परे होने पर। तो दा यानी कि वर्गों का तृतीय वर्ण, तो दा आ गया धा के स्थान पर। तो और इसमें सूत्र कौन सा लगा? झलाम जस झस। और अपदांत होती है यह, अपदांत वर्णों में यह संधि होती है, तो ये वृद्धा अपदांत है, पदांत नहीं है। देखिए लग रहा है ना। और दूसरा शब्द है सन्नद्ध धन धा बराबर सन्नद्धा। यहाँ भी वही है, पहला वाला धकार झल है और दूसरे धकार को झस माना गया है। तो झलाम जस, तो झल को जस हो गया क्योंकि झस पर में है। ये झस ये पर में है, इसलिए। अब हम लोग देखते हैं अगला सूत्र है झलाम जसो अंते। दोनों लगभग मिल रहे हैं सूत्र ना, तो इसलिए बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान देंगे ना। झलाम जस झस है, झलाम जस झस सूत्र अपदांत वर्णों में संधि करता है और झलाम जसो अंते पदांत में करता है। यही दोनों में अंतर है। तो अब इसको देखते हैं झलाम जसो अंते। तो इसकी वृत्ति है पदांते झलाम जसः स्युः, पदांते झलाम जसः स्युः। तो सूत्र का प्रकार है जसत्व विधान करने का विधि सूत्र। बहुत गर्मी लग रही है। जसत्व विधान करने का विधि सूत्र है झलाम जसो अंते। अगला चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। हाँ, पद परिचय। तो पद परिचय क्या है? झलाम जसा अंते, यानी इसमें भी 3 पद हैं। झलाम जस झस में भी 3 पद थे, झलाम जसो अंते में भी 3 पद हैं। झलाम षष्ठी है और जसा प्रथमा, अंते सप्तमी, यानी कि षष्ठी विभक्ति वाला आदेश वो स्थानीय है, इसके स्थान पर बैठेगा कौन? जस, प्रथमा विभक्ति वाला। और अंते अंत में, पर में, है ना। और पदस्य की अनुवृत्ति आई है। मैंने बताया ना कि झलाम जसो अंते पदांत में संधि करता है, तो पदस्य की अनुवृत्ति है। और सूत्रार्थ है पद के अंत में विद्यमान झल के स्थान पर जस आदेश होता है। अब अभी इसके पहले हम झल और जस बता चुके हैं ना। झल में कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन। और जस में कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, ज ब ग ड द, है ना। यही तो होते हैं तृतीय वर्ण। तो आइए अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। बड़ी ही अच्छी संधि है ये, बहुत अच्छी लगती है और कठिन भी नहीं है। तो वाक धन ईसा, वागीसा, झल को जस हो गया। तो देखिए वाक का है और का झल है। झल में अंतस्थ अनुनासिक को छोड़कर कोई भी वर्ण होता है, तो ये का झल में आएगा। और पदांत है, वाक एक पद है, पद के अंत में का है, तो ये झल है। और ईसा
बन गया वागीसह, जस हो जाएगा ना तो गा बना, का को गा बना तो गा जस प्रत्याहार का वर्ण है। और यही तो कह रहे हैं झलाम जसो अंते, जो पदांत झल है उसको जस हो जाता, तो का पदांत झल है और उसको जस यानी गा हो गया है। तो जब भी आप झल जस चर और ये सारे प्रत्याहार याद रखेंगे तो ये संधियां बड़ी आसानी से आपको आ जाएंगी। दूसरा है जगत धन ईसह, जगदीसह, देखिए इस तकार के स्थान पर गकार हो गया। तो संधि विधायक सूत्र कौन सा है? झलाम जसो अंते, और झलाम जसो अंते पदांत में संधि करता है ना, तो जगत एक पद है, ईसह एक पद है। ऊपर हमने ये बताया, ये वाक एक पद है, ईसह एक पद है, तो यानी ये संधि पदों में हो रही है। और झलाम जस झस जहाँ पे संधि कर रहा था वहाँ अपदांत में संधि हो रही थी, ऐसे समझेंगे। फिर आइए अब हम लोग देखते हैं अगला सूत्र, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये हम पिछले वाले वीडियो में किसी में बता चुके हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा शार्ट में बताया था, प्रसंग था, तो यहाँ विधिवत बताएंगे। वृत्ति, यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। तो ये अनुनासिक आदेश करने वाला विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। क्या करता है? अनुनासिक करता है। किसको अनुनासिक करता है? पदांत यर को। तो आइए अब देखते हैं पद परिचय। यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा। वा एक अव्यय है, कुल 4 पद हैं इस सूत्र में। तो यरः यानी कि यर के स्थान पर होगा क्योंकि षष्ठी में है। अनुनासिके, और अनुनासिक पर में हो तो अनुनासिका, अनुनासिक हो जाता है, यानी ये वाला अनुनासिक आदेश है क्योंकि प्रथमा विभक्ति में है। और किसके स्थान पर होगा? षष्ठी विभक्ति के स्थान पर होगा, यानी यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर अनुनासिक होगा। यदि पर में अनुनासिक हो तो आइए देखते हैं। अनुवृत्ति है पदस्य की, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा में पदस्य की अनुवृत्ति है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। पदांत यर प्रत्याहार के वर्ण से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान पर उसी वर्ग वाला अनुनासिक वर्ण विकल्प से हो जाता है। अच्छा, यर में कौन से वर्ण आते हैं? बताए थे ना, यर में हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन, और यर प्रत्याहार में 32 वर्ण हैं। मैंने कहा ना ये प्रत्याहार आने चाहिए तभी संधियाँ बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। यर प्रत्याहार में हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन, यर प्रत्याहार में कुल 32 वर्ण आते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका उदाहरण। तो उदाहरण है एतद धन मुरारी, एतन मुरारी। अब देखिए जो दकार है, एतद में दकार जो है तो ये पदांत यर है। कैसे? यर प्रत्याहार में हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है तो दा यर है, और सूत्र में भी तो यही कह रहा है, पदांत यर हो और उसके बाद अनुनासिक आए तो माँ अनुनासिक है। ये वर्ग का पंचम वर्ण है इसलिए माँ अनुनासिक है। तो यर के बाद अनुनासिक हो गया है इसलिए यर को भी अनुनासिक हो जाएगा। तो क्या बनेगा? दा का अनुनासिक क्या होगा? दा वाले वर्ग का पंचम वर्ण, तो ता था दा धा ना होगा ना, तो दकार ये बदलेगा नकार में। ठीक, तो एतद धन मुरारी, एतन मुरारी ऐसा बनेगा ना। एतन मुरारी ना भी अनुनासिक है। ध्यान ये देना है कि स्थाने अंतरतम सूत्र है ना, तो जो जिसका स्थान प्रयत्न ये समान होगा वही आदेश होगा। भाई दा
ता वर्ग का है तो ता वर्ग का अनुनासिक ना है, इसलिए दा के स्थान पर ना हुआ अनुनासिक। तो ये समझ गए ना। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा पदांत यर के बाद जब अनुनासिक वर्ण आता है तो यर को अनुनासिक हो जाता है। यर प्रत्याहार में हा को छोड़कर और सारे व्यंजन आते हैं, कुल 32 वर्ण हैं। तो अगला देखते हैं, दूसरा नंबर है उदाहरण षट धन मासा षण्मासा, और फिर एक वार्तिक आ गया। ये इस सूत्र के लगभग साथ में ही है। तो वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम वा, ये जो वा लिखा है इसका मतलब वार्तिक। प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक है। अनुनासिक वर्ण यदि किसी प्रत्यय के आगे हो तो नित्य अनुनासिक होगा। अनुनासिक वर्ण यदि किसी प्रत्यय के आगे हो तो नित्य अनुनासिक होगा। अभी प्रत्यय वाली बात नहीं हुई थी ना, अभी तो पदांत वाली बात हुई थी। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा में पदांत वाली बात हुई ना, पद के अंत में यर हो तो अनुनासिक होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रत्यय के आगे हो तो अनुनासिक नित्य हो जाएगा। तो आइए इसका उदाहरण देखें तब समझ में आए। जैसे तत् धन मात्रम तन्मात्रम, ये जो मात्रम है ये मात्रच प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय है, मात्रच एक प्रत्यय है ना। और इसके आगे देखिए ये माँ है, मात्रच में माँ है, तो प्रत्यय के आगे है ना। अनुनासिक वर्ण प्रत्यय के आगे हुआ, मात्रच एक प्रत्यय है, तो माँ एक अनुनासिक है, मात्रच एक प्रत्यय है। और आगे ये क्या है, ता है। तत् का ता और माँ दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए तत् के तकार को नकार हो गया और बन गया तन्मात्रम। ऐसे ही चित धन मयम चिन्मयम भी सिद्ध होगा, क्योंकि मयम जो ये लिखा ये मयट प्रत्यय से बना है। और मयट प्रत्यय का आदि क्या है, माँ एक अनुनासिक है और उसके आगे है ता, तो ता का अनुनासिक ता वर्ग का ना, ता था दा धा ना, बन गया चिन्मयम। अब आइए कुछ विशेष देख लेते हैं। विशेष, अनुनासिक वर्ण यदि प्रत्यय का हो तो नित्य अनुनासिक होगा। अनुनासिक वर्ण यदि प्रत्यय का हो, क्योंकि ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम में ये जो दोनों उदाहरण दिए गए अनुनासिक प्रत्यय में है, माँ और माँ, मात्रच में माँ मयट में माँ, तो ये प्रत्यय का है ना, तो इसलिए अनुनासिक नित्य होगा। ये दोनों में अंतर है, इसको ध्यान देंगे। और यदि अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का ना हो तो विकल्प से होगा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अनुनासिक विकल्प से करता है, इसका ये अर्थ है। और प्रत्यय भाषायाम नित्यम, वो नित्य करता है, ऐसा समझेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ। आप लोग बने रहें। परीक्षाएं अब संभावित हैं, तो बढ़िया से अच्छे से मन लगा के पढ़ें और लाभ उठाएं। अपने दोस्तों में शेयर करें अवश्य, अगर वीडियो पसंद आए तो। आज यहीं तक, धन्यवाद।